से कहें चौटाला साहब को ये हो गया वो। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये फैसला आप 10 तारीख की बजाय आज से जो पहले सजा पा चुके सबके ऊपर लागू होना चाहिए जी। ये सबके ऊपर लागू होना चाहिए। जो नेता भ्रष्ट हैं उनको सबको ही मतलब इस चीज में चुनाव में आना नहीं देना चाहिए। जो बिल्कुल किसी के पास कोई मुकदमा नहीं है वही चुनाव लड़े, ये ऐसा फैसला होना चाहिए। और ये फैसला जो दिया है बहुत बढ़िया दिया है कोर्ट ने, इससे अच्छा कोई फैसला नहीं। मगर ये लागू आज से न करके पिछले जो सजा पा चुके सबके ऊपर लागू होना चाहिए। जी शुक्रिया रामपाल जी अपनी राय रखने के लिए। और हिसार से रामपाल एक हमारे दर्शक अपनी राय रख रहे थे। और राजीव जी आपके पास आना चाहेंगे, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहने जा रहा था कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो फैसला आया है इसको लेकर जो पीआईएल दायर हुई थी 2005 में दायर हुई थी और आज 2008 में उनका फैसला हुआ है। 8 साल इनके फैसले होने में लगे हैं। और फैसला क्या आया है? फैसला ये आया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की जो धारा 8 का सब क्लॉज 4 है, जिसके तहत सजा याफ्ता लोग जिन्होंने अपीलें कर दी थी और उनकी सदस्यता बनी रही है, उन लोगों को उनकी सदस्यता खत्म होने से छूट दी जाती थी, उस प्रावधान को रद्द कर दिया गया है। तब क्या कहेंगे हम? सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है यहां तक जाना चाहिए था, इस पर विचार करना चाहिए था कि जब वो प्रावधान आप खत्म कर रहे हैं, उसको गैर संवैधानिक बता रहे हैं, तो वो गैर संवैधानिक कौन सी तारीख से होगा? जिस दिन फैसला आया, जिस दिन पिटीशन दायर हुई, या जब वो कानून बना तब से? यहाँ तो ये लगता है जो डर है, जो आशंका नेताओं की, इसका मतलब तो ये है तभी तो डिक्लेयर किया है। जी राजीव जी, अभी साथी ने जो हिसार से कहा उस बात पे गंभीरता से चर्चा इस देश में होनी चाहिए। इस देश की सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे विचार करना चाहिए कि इस मामले को प्रोस्पेक्टिव लागू करने के बजाय रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्यों ना लागू किया जाए। एक और आपकी रिपोर्ट में बार बार बात कही जा रही थी कि अब अपील करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा नहीं है। सजा होने के बाद इस देश के हर व्यक्ति को जिसको सजा हुई है उसको अपील करने का अधिकार था, उसको अपील करने का अधिकार है। ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति अपील करता है और उसके फैसले में अपील में वो बरी हो जाता है तो उसकी सदस्यता बहाल हो सकती है। उसका उस कानून के तहत नए सिरे से निपटारा किया जाएगा। इसलिए अपील होनी चाहिए। और फिर हमें जब बड़ी बातें हम कर रहे हैं तब पूरी न्यायिक व्यवस्था को, पूरी प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था को, पूरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की व्यवस्था को हमें सुनिश्चित करना होगा किस तरह सुचारू हो, किस तरह एजेंसी स्वायत्त हो, उन पर सरकारों का प्रभाव ना रहे। परंतु हम ये मांग बार बार नहीं उठाते हैं, इसलिए नहीं उठाते हैं कि हम या तो सत्ता में होते हैं या हमारी पार्टियों को उम्मीद होती है कि आने वाले समय में हम सत्ता में आएंगे, और जब सत्ता में आएंगे तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अगर आजाद हो गई तो हमारे हाथ क्या लगेगा? हम अपने विरोधियों से बदला कैसे लेंगे? हम अपने विरोधियों को कैसे निपटा देंगे? इसलिए हमें लगातार, मुझे जो कहना है वो ये है कि हमें पूरे समाज को, पूरे देशवासियों को आवाज उठानी चाहिए कि पर्चा दर्ज होने से लेकर, ये भी हम भूल जाते हैं कि कितने ऐसे पावरफुल लोग हैं जो अपराध करते हैं, उनके खिलाफ जो शिकायत होती है वो शिकायत सुनी नहीं जाती है। हम ये भी भूल जाते हैं कि शिकायतकर्ता को किस तरह मैन्यूवर कर लिया जाता है, किस तरह खरीद लिया जाता है, किस तरह डरा दिया जाता है। हम ये भी भूल रहे हैं कि अदालतों में केस आने के बाद गवाहों को किस तरह खरीदा जाता है, किस तरह गवाहों को तोड़ा जाता है। जी, ये पूरी व्यवस्था जब तक नहीं बदलेंगे तब तक मैं गुजारा साहब से सहमत हूँ। यही बात मैं कह रहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी किस प्रकार सरकार से प्रभावित होकर के केसों को प्रभावित करती हैं, उससे किसी को न्याय नहीं मिल पाता। इन्होंने ठीक कहा कि हरियाणा के अंदर जमीन घोटाले कितने हुए हैं, चाहे रॉबर्ट वड्रा का है, चाहे और जमीनी घोटाले हैं जो फरीदाबाद में है, गुड़गांव के अंदर है, पंचकुला के अंदर है। इतने बड़े बड़े घोटाले हैं। राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है, गवर्नर महामहिम को दिया गया है, राज्यपाल महोदय को दिया गया है, कोई किसी पे कार्रवाई नहीं होती। जब इतने सत्ता में बैठे हुए लोग इतनी बेकायदगियां करें, इतनी गैर कानूनी कार्रवाई करें, किसानों की जमीन छीन रहे हैं और कोड़ियों के भाव लेकर के अरबों रुपए कमा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं होता। सबसे बड़ा मुद्दा मैं यही कहा था मैडम कि जब तक के सत्ता पक्ष के लोगों को या हमारी प्रोसिक्यूटिंग और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से इंसुलेट नहीं करेंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। आप किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये तो देखेंगे क्या जो हमारे पास जो मैकेनिज्म है क्या वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी। अगर वो मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी तो आप किस न्याय की उम्मीद करते हैं? आप न्याय के प्रति न्याय भी आपको मिल सकता है, झूठा केस हो के आपको सजा भी मिल सकती है और सच्चे केस के अंदर भी आपको छूट सकते हैं। लेकिन न्यायिक प्रणाली को हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से इंसुलेट करना होगा। मैं इस बात से सहमत हूँ। जी, लेकिन आर चौधरी जी राजेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आर चौधरी जी को कहिए। मैं 2 बात कहना चाहता था। एक तो चौधरी साहब से मेरा सवाल ये है
कि चौटाला साहब को जब सजा हुई इस जेबीटी घोटाले मामले में, तो इनकी पार्टी ने बड़े खुले रूप से दो बातें कही। एक तो कि सरकार ने सीबीआई की मदद से हमें फंसा दिया झूठे केसों में। एक हो सकता है इनका मामला सही हो, ऐसा हो सकता है। मुझे इतना अंतिम विश्वास किसी चीज पे नहीं है कि अंतिम जगह सच होता है, अदालतों के फैसले हमेशा सच होते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। इसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं। परंतु दूसरी बात इन्होंने कही, हमारी सत्ता आई तो इसी तरह हम नौकरियां देंगे। मेरा सवाल यह है कि जो नौकरियां आपने दी, वहां आपने लिस्ट जो अपॉइंटिंग कमेटी थी उन्होंने बनाई, उसको बदला गया, आपके राज में हुआ। और अगर आप शिक्षा की व्यवस्था ऐसी बनाएंगे जिसमें बिना मेरिट के नौकरियां देंगे, तो आप भूल रहे हैं कि आप जो अपराध कर रहे हैं वो कानून की नजर में चाहे अपराध ना हो, इस देश और समाज की नजर में बहुत बड़ा मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। चर्चा करें तो सही रहेगा कि शायद की तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी। और आर्य चौधरी जी यहाँ पर एक जवाब देने का मौका दीजिए। चौधरी साहब दूसरा सवाल बताना चाहता हूँ, फिर कभी हो सकता है इसी मसले पर बात करेंगे आर्य चौधरी जी, लेकिन आज इस पे बात कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल चौधरी साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आज तक इस देश की किसी राजनीतिक पार्टी ने इस पूरी न्यायिक व्यवस्था को, जांच एजेंसी की पूरी व्यवस्था को, उसकी स्वायत्तता को लेकर कोई आंदोलन चलाया हो तो वो भी बता दें। हरियाणा की कोई राजनीतिक पार्टी बता दे, चौधरी साहब यहां बैठे हैं वो बता दें कि इनेलो ने सीबीआई से लेकर हमारी स्टेट पुलिस जो करती है, जिस तरह लोगों को अपने केसेस में बुक करती है, झूठे केसेस में फंसाती है, उनके खिलाफ कब उनकी स्वायत्तता के लिए आंदोलन चलाया। अगर वो आंदोलन हम नहीं चलाएंगे तो हम सब उत्तरदायी होंगे, जनता के प्रति जवाबदेह हैं। तब ऐसा हो नहीं सकता कभी कोई एक मौका आएगा जिसकी आंच, उसकी लपट हम तक आएगी तो हम अचानक एक बात कहेंगे। हम बात सुंदर कह रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था सुधरनी चाहिए, परंतु इसके लिए हमें सतत प्रयास करने होंगे। जब लपटें हमें छूने लगेंगी तब हम चिल्लाएंगे तो इस देश की जनता, हरियाणा की जनता उसे सुनेगी नहीं। ये जागरूक जनता ये सब देख रही है कि हम कब कौन सी बात कहते हैं, कौन सी बात हमें सुविधाजनक लगती है, वो बात हम कब कह रहे हैं। अगर यही करते रहेंगे तो हमारी बात को अनसुना करेगी जनता। यहाँ पर जान लेते हैं। जी आर्य चौधरी जी, आप कुछ कहिए। जी मैं जवाब दूं? जी जी बिल्कुल दीजिए। जी देखिए, गोदारा साहब ने कहा, गोदारा साहब शायद इस बात से वाकिफकार नहीं है कि जिस समय इस केस के अंदर एफआईआर दर्ज हुई थी, ना तो अजय सिंह चौटाला और ना ओम प्रकाश चौटाला का नाम दर्ज था। जो 2004 के अंदर केंद्र के अंदर सत्ता पार्टी कांग्रेस आई है, उसके बाद इनका नाम ऐड किया गया। नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए, जो संजीव कुमार सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वो क्या, किस प्ली पे गए थे, क्या उनकी शिकायत थी, क्या उनका मुद्दा था, शायद गुदारा साहब को पता नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक लिस्ट पेश की और ये कहा कि ये लिस्ट चौटाला साहब मेरे से डिक्लेयर करवाना चाहते थे, मैंने नहीं कि इसलिए मुझे सस्पेंड किया। और जो जज ने फैसला दिया है वो कहता है नहीं, ये लिस्ट ठीक है। अब ये मुद्दा ये है हाईकोर्ट के सामने कि लिस्ट कौन से सही है। अब लिस्ट जो डिक्लेयर की गई, जो कंप्लेनेंट है जो कहते हैं लिस्ट डिक्लेयर की गई वो ठीक की गई, और हम ये कहते हैं कि इस तरह से देंगे, मतलब जो हमने पर लिस्ट डिक्लेयर किया वो ठीक है। इसी ठीक के लिए, इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि हम गलत करेंगे। हम ये राजीव गुदारा साहब इसको सही अदालत ने फैसला किया है कि जो हमने जो कहा कि चौधरी साहब गुदारा जी आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे, हम इसी तरह से हम लोगों को नौकरी देंगे। इसमें हमारी कोई भी भिन्नता नहीं है, कोई आपराधिक इसके अंदर कंटेंट नहीं आता। डिक्लेयर हमने की और जो कंप्लेनेंट संजय कुमार सुप्रीम कोर्ट में वो यही शिकायत लेके गया था कि लिस्ट डिक्लेयर की गई वो ठीक है, और जो लिस्ट वो दे रहा है उसके लिए उस पर दबाव कोर्ट ने संजीव ये अलग बात है कि हाईकोर्ट करवाएगा। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एफआईआर के अंदर जिस टाइम दर्ज हुई थी, चौटाला साहब का, अजय चौटाला का नाम नहीं था। सत्ता में आने के बाद सीबीआई ने नाम ऐड किया। सीबीआई को कांग्रेस किस प्रकार से चौधरी जी मान लेते हैं। अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि भी हमने क्या, देखिए इनको मैं याददानी दिलाना चाहूंगा, मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं कि मैं देवीलाल जी से जब मिला, जब वो जिंदा थे, एक बार पीजी में एडमिट थे, वो एक पहले शख्स थे जिन्होंने कहा कि इस प्रकार के आदमियों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। राइट टू रिकॉल की सबसे पहले कॉल अगर किसी ने देश के अंदर दी तो जो देवीलाल जी थे, इस पार्टी के जो हमेशा पथ प्रदर्शक या फाउंडर रहे हैं, इस पार्टी ने हमेशा ये आवाज उठाई है। ये इनको शायद पता नहीं है कि राइट टू रिकॉल का सबसे पहले प्रश्न आर.एस. चौधरी ने जारी किया था, तो देवीलाल जी के कहने के ऊपर। आप कौन से तथ्य बता रहे हैं जो ठीक नहीं है? आर.एस. चौधरी जी, एक सवाल मेरा आपसे है, बड़ा अहम सवाल मेरा आपसे है कि क्या आप मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, लेकिन मैकेनिज्म जो है
इसी रास्ते से मुझे लगता है होकर गुजरेगा। अगर इसी रास्ते चला, अगर दागी नेता यहां से निकल जाते हैं जो कानून बनाते हैं, अगर वहां पर 31% लोग दागी बैठे, वही उन्हीं के हाथ में कानून बनाने की प्रक्रिया है, अगर यहां पर बैठे लोगों में एक साफ छवि के लोग संसद तक पहुंचेंगे तो वहां पर मुझे लगता है बेहतर कानून भी बनेंगे और सब कुछ सही होगा, तस्वीर जरूर बदलेगी, एक अच्छी पहल जरूर है। फिर क्यों सभी राजनीतिक दल किसी एक दल के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे? सभी राजनीतिक दलों की मंशा पर यहां पर शक क्यों पैदा हो रहा है? आर चौधरी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आर चौधरी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक अच्छा रास्ता सुझाया है सुप्रीम कोर्ट ने, एक अहम फैसला है कि इसी रास्ते से अगर दागी नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को बाहर किया जाए सदन से जो कानून बनाते हैं, अगर दागी नेता कानून बनाने बैठे तो हम उम्मीद कर सकते हैं किस तरह के कानून बनेंगे और किस तरह के संशोधन होंगे। तो एक अच्छी उम्मीद मुझे लगता है यहां से होकर जाती है। हम सिस्टम पर आरोप लगाते हैं, आपको नहीं लगता कि यहां पर सब कुछ बदल सकता है? लेकिन सभी राजनीतिक दलों की मंशा पर शक होता है। और इस बीच हमारे साथ भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस सांसद श्रुति चौधरी जुड़ चुकी हैं। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। लगता है श्रुति चौधरी से हमारा संपर्क जो है टूट गया है और सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जरूर आया, लेकिन जिससे से सभी राजनीतिक दल जो कभी एकजुट नहीं होते और इस अहम फैसले के आने के बाद एकजुटता दिखा रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, तमाम तरह की दलील पेश कर रहे हैं और डर उनका कहीं न कहीं दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर फिर खड़ा होता है कि राजनीतिक छवि को सुधारने के लिए एक बड़ा फैसला आया था, लेकिन क्या छवि सुधरेगी? और एक बार फिर भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस सांसद श्रुति चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। श्रुति जी, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? लगता है कि तकनीकी वजहों से श्रुति चौधरी तक हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, सामाजिक दायित्व भी यहां पर बड़ी अहम भूमिका निभा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दागी नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि हरियाणा के कई नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। इन नेताओं का कहना है कि इस फैसले से राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी। दागी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला तो सियासी गलियारों में हलचल मच गई। जिन नेताओं के खिलाफ मामले चल रहे हैं उनके करियर पर संकट के बादल मंडराने लगे। हालांकि कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे काफी अहम बताया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस सांसद श्रुति चौधरी का कहना है कि इस फैसले से राजनीति से अपराध की सफाई होगी। इसका मैं स्वागत करती हूँ और साफ छवि के लोग राजनीति में आना चाहिए। आज के जमाने में जो लोगों का विश्वास नहीं रहा पॉलिटिशियंस में, नेताओं में, वो इसलिए है क्योंकि साफ छवि के लोग आते नहीं, उल्ट पटांग के काम करते हैं और इससे एक सफाई, जैसे राजनीति में एक साफ छवि के लोग और स्वच्छ राजनीति को जरूर बढ़ोतरी मिलेगी। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। रामविलास शर्मा का कहना है कि इस फैसले से राजनीति के शुद्धिकरण का दौर शुरू हो चुका है। बाहुबलियों ने और अपराधी तत्वों ने देश की राजनीति पर लगातार कब्जा होता जा रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और जो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, दूसरे जो तपस्वी लोग थे, ईमानदार लोग थे, गरीब आदमी को कहीं न्याय ही नहीं मिल रहा था, इस निर्णय से देश की राजनीति में जो अपराधी तत्व कब्जे करते जा रहे थे, जो प्रॉपर्टी डीलर कब्जे करते जा रहे थे, इससे राजनीति में शुद्धिकरण का दौरा शुरू हो। कांग्रेस नेता और भिवानी के पूर्व विधायक शिवशंकर भारद्वाज भी मानते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो राजनीति को साफ करना ही होगा।
जितने भी अपराधी हैं और जितने भी गलत काम करने वाले हैं, उन पर सब पे ही रोक लगनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। राजनीति को तो साफ करना ही होगा। अगर देश को आगे बढ़ाना है हमें, तो राजनीति को साफ सुथरी राजनीति करनी होगी, जैसे गांधी नेहरू के जमाने में। आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द करने संबंधी फैसला सुनाकर सुप्रीम कोर्ट ने वो काम किया है जिसकी जिम्मेदारी वैसे तो संसद की थी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, जिससे उम्मीद बनती है कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को संसद और विधानसभाओं में जाने से रोका जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। और एक बार फिर रुख करते हैं हमारे विशेष मेहमान RS चौधरी का। नीलो प्रवक्ता हैं। RS चौधरी जी, वक्त बहुत कम है, लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। ये फैसला कल से लागू हो चुका है, अब आपकी जो पार्टी है क्या दागी नेताओं से परहेज करेगी और किस तरह से चुनावों को लेकर आगे की जो टिकट का बंटवारा है वो होगा? ऐसा है मैम, आप पुराना इतिहास भी उठा के देखिए, हमारी पार्टी का इतिहास उठा के देखिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था, जो देवीलाल जी ही इस देश के पहले राजनेता थे जिन्होंने के ये आवाज उठाई थी कि जो विधायक या जो सांसद जनता की उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरते या इस तरह की गतिविधियों, आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, उनके लिए संविधान में संशोधन करके राइट टू रिकॉल, उनको वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। अब तो अन्ना जी ने भी पिछले अभियान के अंदर मुद्दा उठाया, लेकिन इस देश के अंदर सबसे पहला यह मुद्दा उठाया गया तो हमारे पार्टी ने, जो देवीलाल जी ने उठाया था। जहां तक इस मुद्दे का है, हम इस बात से आज भी पक्षधर हैं कि हम कभी भी इस बात के पक्षधर नहीं कि हम आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित किसी को टिकट दें। हमारी पार्टी हमेशा ऐसे स्वच्छ और सुथरे नतीजे और युवाओं को, आज अगर किसी पार्टी में सबसे ज्यादा अगर युवा विधायक चुन करके आए, आप नजर उठाकर देखिए, हमारी पार्टी में और किसी भी पार्टी में नहीं है। आप केंद्र की सरकार को देखिए ना, अभी जो कैबिनेट एक्सपेंशन की है, अखबार में एक खबर थी कि यंगेस्ट मिनिस्टर टू ज्वाइन दी गवर्नमेंट इज 60 years old। ये है जवानों के प्रति इनका रुझान। सवाल चीज का है, अब यूथ को आगे नहीं लाएंगे, अब साफ सुथरी छवि के लोगों को आगे नहीं लाएंगे। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। मैं इस बात का पक्षधर हूं, हमारी पार्टी भी इस बात की पक्षधर है। बहुत कम है, माफ कीजिएगा। और राजीव गोदार जी, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि सामाजिक दायित्व यहाँ पर कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि दागी नेताओं को भी बड़ी भारी संख्या में वोट मिलते हैं। अब लोगों का भी यहाँ पर बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि वो भी अब कुछ पहल करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन वो भी अब संभल जाए। दो बात मैं कहना चाहता हूं। जनता का दायित्व बहुत बड़ा है। जनता का दायित्व यह है कि वो तय कर ले कि जिन लोगों पे अपराध केस दर्ज हो गए हैं, जिनके बारे में उनकी छवि में है कि वो अपराधी हैं, उनको वोट ना दें, उनका विरोध करें, खुले रूप से करें। एक दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं जो कहना चाहता हूं, आज इस देश की सब राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती भी है, एक मौका भी है, और उस चुनौती को उन्हें मौके के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। मौका यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि हम आपराधिक राजनीति के खिलाफ हैं, राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ हैं, आज वो अगर ये करें कि जिन नेताओं के खिलाफ उनके केस चल रहे हैं या जिनको सजा हो गई है, चाहे वो कानून के दायरे में उनको हटाया नहीं जा सकता या उनको चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता, पर बावजूद वो ये कहें कि हम अपने उन विधायकों और सांसदों से त्याग पत्र ले रहे हैं जिनको या तो सजा हो गई है या जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस मौके का इस्तेमाल करेगी तो आज इस देश में एक नया आयाम गढ़ेगी, एक नई दिशा देगी और देश की जनता देखेगी कि असल में ये पार्टी थी जिसने इस फैसले की भावनाओं की कदर की। इस फैसले की कदर तो की, इसकी भावना क्या है? भावना है कि किस तरह राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त किया जाए। अगर हम वो कर पाए कोई राजनीति तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब देखना है कि कौन राजनीतिक पार्टी इस चुनौती पे पूरा उतरती है या इसको मौके में परिवर्तित करती है। परंतु मुझे पूरा विश्वास है राजनीतिक पार्टियों के चरित्र और उनके पूरे कामकाज को लेकर कि ये पार्टियां ऐसा नहीं करेंगी। हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर कोई अध्यादेश लाकर इस फैसले को रोकने की कोशिश करें, इस फैसले को बदलने की कोशिश करें, और ये भी हो सकता है कि लगभग सब राजनीतिक पार्टियां उसमें एका कर लें। जैसे जब इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा था कि ये सूचना के अधिकार के तहत आती हैं, तब जो आवाज उठी थी, एक बार फिर वैसा ही खतरा है और उस खतरे को असल में चुनौती देगी। असली सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? देश की जनता के हाथ में होनी चाहिए। बहुत कम है हमारे पास, माफ कीजिएगा, आपको भी रोकना पड़ेगा। RS चौधरी जी और राजीव गोदार जी, आप हमारे साथ आए, तमाम चर्चा में जुड़े रहे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसी के साथ हरियाणा विशेष में आज इतना ही। आप देखते रहिए एवन तहलका हरियाणा।